हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से डे 9 यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर SI ASI के बेस्ट 40 नहीं बल्कि बेस्ट 50 क्वेश्चंस के साथ एग्जाम के काफी करीब आ चुके हैं हम लोग। यस, डे 9। और आज ये कोशिश आप करिएगा कि आउट ऑफ 50 स्कोर करें, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना स्कोर कर पाए आज के सेशन में, जो कि प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर SI ASI या प्रोग्रामर ग्रेड 2, और चाहते हैं बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना, जिससे कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक टॉपिक वाइज आप थ्योरी पढ़ पाएं, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज MCQs, टॉपिक वाइज PDF की मदद से आप रिवाइज भी कर पाएं। तो आप जुड़ सकते हैं इस बेस्ट कोर्स के साथ। कोर्स से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। या कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी पिन मिल जाएगा। तो दोज हु वांट टू एनरोल कैन डेफिनेटली एनरोल इन दिस टाइप ऑफ कोर्स। यस, तो चलिए दोस्तों, ये रहा वो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे पूछा था। क्या था ये क्वेश्चन? व्हाट इज द नेम ऑफ द टोपोलॉजी विच हैज बाई डायरेक्शनल लिंक बिटवीन एवरी नोड? उस टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक नोड के बीच बाई डायरेक्शनल दोनों तरफ के लिंक होते हैं? इसे क्या बोलते हैं? मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी? करेक्ट आंसर था मैश टोपोलॉजी। n-1 डिवाइडेड बाई 2, जहां हर एक नोड एक दूसरी नोड के साथ में कनेक्टेड है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी, है ना। एक ऐसी टोपोलॉजी जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जा सकता है, मैश है। एक ऐसी टोपोलॉजी जो होम ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स में यूज की जाती है, मैश टोपोलॉजी है। गेटिंग द पॉइंट? चलिए, और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइट वेट प्रोसेस दैट कैन रन इंडिपेंडेंटली और एज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी एक हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है? यानी ये क्वेश्चन किससे पूछा गया है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइट वेट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेड, प्रोसेस, कर्नल या शेड्यूलर? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा थ्रेड। कलेक्शन ऑफ थ्रेड इज कॉल्ड अ प्रोसेस। छोटी छोटी थ्रेड से ही प्रोसेस बनता है। जैसे अगर MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, ये क्या है? थ्रेड है। आप फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये क्या है? थ्रेड है। स्पेल चेक कर सकते हैं, थेसोरस कर सकते हैं, क्या है ये? थ्रेड है। तो इन इंडिविजुअल थ्रेड से मिलकर क्या बना? MS वर्ड, दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। तो लाइट वेट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड अ थ्रेड। समझ में आया? नेक्स्ट, which tab in MS Word you will use to access mail merge option? MS Word में मेल मर्ज विकल्पों तक पहुंचने के लिए आप किस टैब का उपयोग करेंगे? होम टैब, इंसर्ट टैब, रेफरेंस टैब या मेलिंग टैब? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? मेल मर्ज तक पहुंचने के लिए। मेल मर्ज का मतलब कि अगर आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ मेल भेजना है तो हम किसका यूज करते हैं? मेल मर्ज का। और इसके लिए जो टैब होगा वो कौन सा होगा? मेलिंग्स। यानी ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट वन, है ना। एक बार देखो, MS वर्ड जब आप ओपन करेंगे, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस और उसके बाद मिलेगा मेलिंग्स। मेलिंग्स पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप लेटर, ईमेल मैसेजेस, एनवलप, लेबल, डायरेक्टरी कुछ भी सेंड कर सकते हैं। गेटिंग? नेक्स्ट, मेल मर्ज is the process of combining document design with a list to create multiple copies of document for each entry in the list.
द लिस्ट इज कॉल्ड। क्या मेल मर्ज में हम क्या करते हैं, कई सारे लोगों को मेल करते हैं एक साथ, वहां पर जो लिस्ट बनाते हैं उस लिस्ट को क्या बोला जाता है? यानी जितने लोगों को हम मेल करेंगे, जितने कैंडिडेट्स को मेल करेंगे, उन कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट को क्या कहते हैं? मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स, फॉर्म लेबल या डेटाबेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है डेटा सोर्स। मेल मर्ज में जो लिस्ट बनाई जाती है उसे बोलते हैं डेटा सोर्स। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पलट के भी पूछा जाता है कि मेल मर्ज में डेटा सोर्स क्या होता है, तो आंसर होगा लिस्ट होता है। लिस्ट इज कॉल्ड द डेटा सोर्स या डेटा सोर्स इज कॉल्ड लिस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, इन विच टेक्स्ट ईमेल मैसेजेस आर यूजुअली इनकोडेड? किस टेक्स्ट में ईमेल संदेशों को आमतौर पर इनकोड किया जाता है? रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, किलोबाइट या आस्की? जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो जो मेल हम लिखते हैं वो मेल किस में कन्वर्ट होगा? रजिस्टर में नहीं होगा, फ्लिप फ्लॉप में भी नहीं होगा, किलोबाइट में भी नहीं होगा, आस्की में कन्वर्ट होगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दैट इज कॉल्ड आस्की। यस, और आस्की का मतलब होता है टेक्स्ट मैसेजेस। आस्की का मतलब क्या होता है? जो हम टेक्स्ट में मैसेज लिखते हैं एसएमटीपी की मदद से उसको भेजते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो कभी भी एसएमटीपी आए या ईमेल मैसेजेस के बारे में पूछें तो आंसर क्या बनेगा? आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट, व्हेन अ बिगर नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर नेटवर्क टू मेंटेन सिक्योरिटी, देन दैट इज नोन एज। बताइएगा, जब सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में विभाजित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? नेटवर्किंग में बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना क्या कहलाता है? फायरवॉल, गेटवे, फिशिंग या सबनेटिंग? फायरवॉल का यूज तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। गेटवे क्या है? डिफरेंट प्रोटोकॉल के लिए जो यूज होता है गेटवे। फिशिंग क्या है? जो अनऑथराइज्ड एक्सेस या फिर आप कह सकते हैं यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, इनको लेने का एक तरीका, दैट इज कॉल्ड अ फिशिंग अटैक। और सबनेटिंग क्या होता है? यही जो पूछा जा रहा था कि बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना सबनेटिंग कहलाता है। यानी ऑप्शन 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स अप एन एसएसडी? एसएसडी किससे बनती है? और एसएसडी से प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, आप देखिएगा पेपर में। तो बताइए मुझे एसएसडी का मतलब क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी किससे मिलकर बनती है? फ्लैश कंट्रोलर, नैंड फ्लैश मेमोरी चिप, EEPROM एंड DRAM या ऑल ऑफ दीज? हम जानते हैं एसएसडी क्या है, फ्लैश मेमोरी का एक टाइप है। क्योंकि जब हम लोग फ्लैश मेमोरी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था फ्लैश मेमोरी कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। कौन कौन सी? पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एसएसडी। यस, तो एसएसडी क्या है? क्या ये एक फ्लैश कंट्रोलर है? जी हां। फ्लैश मेमोरी कहें, फ्लैश कंट्रोलर कहें, एक ही बात है। नैंड फ्लैश मेमोरी चिप है? जी हां, नैंड फ्लैश मेमोरी का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। ये EEPROM एंड DRAM है? जी हां, क्योंकि EEPROM का ही एडवांस्ड फॉर्म फ्लैश मेमोरी है, तो ये भी सही है। यानी ऑल ऑफ दीज होगा इसका सही जवाब। क्लियर है? तो एसएसडी क्या है? हार्ड डिस्क से अगर आप कंपेयर करें तो ये काफी फास्ट होती है और इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो इसका ड्यूरेशन है चलने का, वो बहुत ज्यादा है। पेन ड्राइव आपकी 3-4 साल 5 साल में भी खराब नहीं होती, एसएसडी भी आपकी खराब नहीं होती, मेमोरी कार्ड भी आपका खराब नहीं होता 10 साल तक। लेकिन हार्ड डिस्क खराब हो जाती है जल्दी, है ना। हार्ड डिस्क का सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जबकि एसएसडी जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती है। हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट्स लगे होते हैं जिसे प्लेटर बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, लेकिन एसएसडी में ऐसा कोई पार्ट नहीं होता है। यहां इलेक्ट्रॉन्स की मदद से काम होता है ना। अगर आप टेक्नोलॉजी में जाएं
तो एसएसडी किस पर काम करती है? इलेक्ट्रॉन्स पर। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन एमएस वर्ड 2019 या 2021। एमएस वर्ड 2019 या 2021 में या किसी भी वर्जन में वर्तनी और व्याकरण जांच के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? स्पेलिंग और ग्रामर के लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी? F6, शिफ्ट F5, शिफ्ट F7 या F7? करेक्ट आंसर है F7। फॉर दी स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है? F7 है। और ये की कहां मिलती है? रिव्यू टैब के अंदर, प्रूफिंग के अंदर, स्पेलिंग एंड ग्रामर टैब। तो ये भी याद रखना है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर हो, थेसोरस हो या वर्ड काउंट का ऑप्शन हो, ये सब आपको कहां पर मिलेगा? एमएस वर्ड में रिव्यू टैब में प्रूफिंग के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर, थेसोरस और वर्ड काउंट। क्लियर है? नेक्स्ट, द कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर इन्वोकिंग द थेसोरस इन एमएस वर्ड 2016 या किसी भी वर्जन में बात करें। एमएस वर्ड 2016 में थेसोरस को लागू करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट डैश का उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं थेसोरस का मतलब एंटोनिम और सिनोनिम होता है। किसी के समान शब्द या विलोम शब्द की बात करें तो दैट इज कॉल्ड अ थेसोरस। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस F7 गिवन है, जी हां। तो F7 किसकी हो गई शॉर्टकट की? स्पेलिंग एंड ग्रामर की। और शिफ्ट प्लस F7 किसकी हो गई? थेसोरस के केस में एंटोनिम और सिनोनिम के लिए। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग द ब्रेन वर्किंग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000 या सुपर कंप्यूटर? तो ब्रेन वर्किंग जो फिजिक्स पर काम करे, जो फिजिक्स के मैकेनिज्म पर काम करे, जो ब्रेन वर्किंग पर काम करे, दैट इज कॉल्ड क्वांटम कंप्यूटर। या क्वांटम मैकेनिक्स पर जो काम करे, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? क्वांटम कंप्यूटर्स बोलते हैं। तो जब कभी भी ब्रेन वर्किंग की बात होगी, जब कभी भी फिजिक्स के मैकेनिज्म की बात होगी, तो आंसर क्या होगा? क्वांटम कंप्यूटर्स बनेगा। अब क्वांटम कंप्यूटर क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ बातें इससे रिलेटेड जान लीजिए, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। देखो, कह रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिद्धांतों का उपयोग करके गणना करी जाती है। इसमें हम लोग क्वांटम कंप्यूटर में किसका यूज करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का प्रयोग करके ही हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं। इसके पापा कौन है क्वांटम कंप्यूटर के? डेविड ड्यूस्ट, डीडी। डेविड ड्यूस्ट इज नोन एज द फाउंडर ऑफ क्वांटम कंप्यूटर, है ना। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? है ना अंकल जी, नीचे देखो, देख रहे हैं हम लोग को। नेक्स्ट, बहुत जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम है। यानी क्वांटम कंप्यूटर्स का मेन काम क्या है? कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनका सटीक सॉल्यूशन दे पाए। टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जटिल समस्याओं को हल करने में ये क्या है? कैपेबल है, सक्षम है। आगे देखिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वांटम कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है किस पर? क्यूबिट पर। क्यूबिट को बोला जाता है क्वांटम बिट। अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल कंप्यूटर किस पर काम करते हैं, तो आप कहेंगे सर बिट पर, बाइनरी डिजिट पर, 0 और 1 पे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वांटम कंप्यूटर्स किस पर काम करते हैं, 0 और 1 पे? जी नहीं, 0 एंड 1 पे। यानी जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं वो 0 और 1 पे नहीं बल्कि 0 एंड 1 पे काम करते हैं। ये इसकी खास बात है। तो क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट, जिसे क्वांटम बिट भी बोला जाता है, जिसे 0 एंड 1 भी बोला जाता है, पर काम करते हैं। जबकि जो पुराने वाले कंप्यूटर्स हैं वो क्लासिकल बिट पर काम करते हैं, वो बाइनरी डिजिट्स पर काम करते हैं, जिसे 0 और 1 बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, इन नेटवर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन फिजिकल लेयर? नेटवर्किंग में निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग फिजिकल लेयर में किया जाता है?
फिजिकल लेयर ओएसआई मॉडल की पहली लेयर होती है, आप जानते हैं। और फिजिकल लेयर में कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं, जल्दी से बताओ। ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि फिजिकल लेयर पे काम करती हैं? बिल्कुल सही, हब और रिपीटर। क्या यहां हब दिया है? नहीं। क्या यहां रिपीटर दिया है? जी हां, लगा दीजिए आंसर। रिपीटर इज द करेक्ट आंसर। और रिपीटर का काम क्या होता है? सिग्नल की लेंथ को इंक्रीज करना बिना डिग्रेड किए उसके सिग्नल्स को, है ना। जो 100 मीटर है तो ये 100 मीटर और बाईपास कर देता है, दैट इज कॉल्ड अ रिपीटर। यस, नेक्स्ट। आफ्टर PROM is programmed, we can only dash the information. PROM प्रोग्राम हो जाने के बाद हम केवल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम जानकारी को क्या कर सकते हैं PROM में? रीड, राइट, रीड एंड राइट या रिमूव। PROM का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और PROM में क्या हम कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं? क्या कोई बदलाव किया जा सकता है? क्या कोई मॉडिफिकेशन पॉसिबल है? क्या कोई एडिटिंग पॉसिबल है? जी नहीं। तो इसका मतलब PROM को सिर्फ रीड किया जा सकता है, यानी आंसर इज रीड। रोम हमारी कितने तरीके की होती है? PROM, EPROM, EEPROM और मास्क रोम। यस, नेक्स्ट। विच लेयर इन OSI मॉडल इज नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर लेयर? OSI मॉडल में ऐसी कौन सी परत है जो हार्डवेयर परत की श्रेणी में नहीं आती? बताओ। क्या कह रहा है? हार्डवेयर लेयर नहीं है, हार्डवेयर परत नहीं है। अब हार्डवेयर लेयर होती कौन सी हैं OSI मॉडल में? पहले तो ये पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि नीचे की जो 3 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में, जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर लेयर, यानी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ये हार्डवेयर होती हैं। तो क्या, अब जरा इसमें से देखो, अगर फिजिकल लेयर आपकी क्या है? हार्डवेयर है। डेटा लिंक लेयर भी आपकी हार्डवेयर है, नेटवर्क लेयर भी आपकी हार्डवेयर है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या हो गया? ये हार्डवेयर नहीं होगी। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसपोर्ट लेयर इज नॉट कम्स। नॉट लिखा था ना, कौन सी हार्डवेयर नहीं है? कौन सी? नॉट मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी हार्डवेयर नहीं है। कौन कौन सी हार्डवेयर होती हैं? फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क। ये तीनों लेयर्स आपकी कैसी होंगी? हार्डवेयर लेयर्स की कैटेगरी में आएंगी। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखो। विच लेयर इन OSI मॉडल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर लेयर? OSI मॉडल में कौन सी परत हार्डवेयर नहीं, यहां पर सॉफ्टवेयर कर लेना, है ना। बात किसकी हो रही है? सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर परत की श्रेणी में आती है। अब आपको बताना है सॉफ्टवेयर लेयर कौन सी होती है। हार्डवेयर तो हमने बता दिया कि पहली 3 लेयर आपकी हार्डवेयर है, ऊपर से 3 लेयर सॉफ्टवेयर है। ऊपर की 3 लेयर कौन सी होती हैं? सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ये आपकी कैसी होंगी? सॉफ्टवेयर में। तो कह रहा है कौन सी सॉफ्टवेयर है? सेशन है, जी हां। प्रेजेंटेशन है, जी हां। एप्लीकेशन है, जी हां। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर लेयर। कुछ समझ में आया? एक बार फिर से देखो। अगर हम OSI मॉडल की बात करें तो टोटल लेयर्स कितनी होती हैं? 7। थाला फॉर अ रीजन, है ना। महेंद्र सिंह धोनी का फेवरेट नंबर 7। कितनी लेयर है? 7। फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क, स्टार्टिंग की जो 3 लेयर है उसे क्या बोलेंगे? हार्डवेयर या लोअर लेयर। ऊपर की जो 3 लेयर है, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, इसे क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर लेयर या अपर लेयर। बची कौन सी लेयर? 4th लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ OSI मॉडल। ये OSI मॉडल का दिल है। तो नीचे की 3 आपकी हार्डवेयर हो गई, ऊपर की 3 सॉफ्टवेयर हो गई। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो। एन IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड। बताओ। IPv4 पते में 2 भाग होते हैं। जी हां, IPv4 32 बिट 32 बिट का होता है, ये हम जानते हैं। IPv4 एड्रेस जो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? डेसिमल नंबर के फॉर्मेट में होगा, है ना। उसको जो लिखने का तरीका होगा वो कैसा होगा? डेसिमल होगा।
और IPv4 पते में जो दो पार्ट्स होते हैं वो कौन सा होगा, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। क्या दिया है नेटवर्क और होस्ट, देख लो, फर्स्ट नहीं, सेकंड भी नहीं, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, नेटवर्क एंड होस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट डेट एंड टाइम आर डैश इन अ सेल ऑफ एन MS एक्सेल शीट। बताओ, डिफॉल्ट रूप से MS एक्सेल शीट में सेल में दिनांक और समय किस तरफ होते हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन या फिल स्पैन। MS एक्सेल में जब भी हम डेट और टाइम की बात करते हैं तो क्या इसे नंबर्स बोला जाएगा? डेट एंड टाइम आर कॉल्ड नंबर। जी हां, एक्सेल शीट में नंबर्स हमारे किस तरफ होते हैं, राइट साइड। क्या राइट अलाइन दिया है? यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन, राइट अलाइन। जबकि बाय डिफॉल्ट जो आपके टेक्स्ट होते हैं वो किस तरफ होते हैं, लेफ्ट अलाइन होते हैं। अगर आप कोई नाम लिखेंगे तो वो लेफ्ट साइड होगा, अगर आप नंबर्स लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन होता है। यस, नेक्स्ट, ये बताइए, लेट्स से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बताओ, लेट्स से दैट कंटेंट A1 A2 B1 B2 आर 0 0 A0 respectively, what will be the output of count A1 colon B2। मतलब मान लीजिए कि जो सेल में कंटेंट है वो क्या है, A1 A2 B1 B2 क्रमशः 0 0 A0 है, का आउटपुट क्या होगा, जबकि फंक्शन क्या लगाया गया है, इक्वल्स टू काउंट A1 कॉलन B2। काउंट क्या करेगा, काउंट करेगा जितने भी सेल्स में नंबर होंगे। तो सेल में नंबर्स कितने हैं, 0 एक नंबर, फिर 0 दूसरा नंबर, फिर 0 तीसरा नंबर। ये A तो काउंट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये नंबर ही नहीं है, ये तो अल्फाबेट है। काउंट क्या करता है, सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। तो इसमें कितने नंबर्स हैं, 1 2 और 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 इज द करेक्ट वन। एक बार फिर से समझो, काउंट का काम होता है नंबर्स को काउंट करना। अब यहां पर आपने देखे कि कितने नंबर्स गिवन है, 0 0 A0। इसका मतलब कुल 3 नंबर्स गिवन है। 0 0 0 कितनी बार गिवन है, 3 बार। तो आंसर क्या आ गया, 3 इज द करेक्ट वन। यस, नेक्स्ट, हाउ मेनी रोज डज MS एक्सेल 2021 वर्कशीट कंटेन। MS एक्सेल 2007 की बात करें, कोई बात नहीं, ये भी सही है, या 2021, क्या सेम होंगे? जी हां, 2007 से लेकर 2007 के ऊपर जितने भी वर्जन है, 7 10 13 16 19 21 24 365 है ना, इन सब में जो रोज हैं उनकी संख्या क्या है, इक्वल है। कितनी है ये बता दीजिए। बिल्कुल सही, 10,48,576, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। इतने ही तो है। तो जरा एक बार देख लो, लेटेस्ट की बात करें 2007 और अबव की, तो इसमें जो आपकी रोज हैं वो कितनी है, 10,48,576। कॉलम्स कितनी होंगी, 16,384 कॉलम्स, 16,384 कॉलम्स। ठीक, लेकिन पुराने वाले वर्जन्स की बात करें, ओल्ड 2003 और इसके नीचे वाले वर्जन्स में रोज कितनी है, 65,536, 65,536, और कॉलम्स कितने हैं, 256। क्या याद रहेगा? तो नए वाले वर्जन में 10,48,576 रोज और कॉलम्स कितनी, 16,384, जबकि ओल्ड वाले वर्जन 2003 या इसके पहले वाले वर्जन्स में रोज हैं 65,536 और कॉलम्स हैं 256, 256। गेटिंग? नेक्स्ट, which among the following is a valid cell address in MS Excel 365? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel 365 में एक वैध सेल पता है, वैलिड सेल एड्रेस है। सेल एड्रेस में क्या होगा, पहले कॉलम होगा फिर रो होगी। क्या कहीं ऐसा दिया हुआ है? जी हां, D6 इज द करेक्ट आंसर, है ना, यही तो है हमारा प्रॉपर सेल का एड्रेस। A1 B2 C3 ऐसे ही तो होते हैं। तो आंसर क्या होगा, D6 इज द करेक्ट वन।
क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट टू ऐड अ न्यू रो above a given row in MS Excel 2021, या किसी भी वर्जन में पूछें, MS Excel 2021 या किसी भी वर्जन में दी गई पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति जोड़नी है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो हमने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था इसको याद करने का, याद करो। हमें न्यू रो जोड़नी है, कहां जोड़नी है? अबव यानी ऊपर। ऊपर का मतलब क्या होता है? हवा, है ना। हमारे ऊपर क्या है? हवा है। हवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एयर। और एयर का मतलब क्या होगा? ऑल्ट आई आर, है ना। देखो, ए आई आर, एयर हो गया। तो इससे याद रखिएगा कि अगर ऊपर हमें एक नई रो जोड़नी है तो ऊपर का मतलब क्या होता है? एयर। ऑल्ट आई आर इज द राइट आंसर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा इसको। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 या किसी भी वर्जन में दी गई पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? एयर, ऑल्ट आई आर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास बी नेटवर्क? बहुत आसान क्वेश्चन, बताइएगा। क्लास बी नेटवर्क के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा? डिफॉल्ट सबनेट मास्क बताना है। क्लास बी के केस में हम जानते हैं क्लास बी में 2 बार 255 होगा और आगे 00 होगा, याद है ना। नेटवर्क आईडी 255.255 और फिर 00। तो आंसर क्या बनेगा क्लास बी के लिए? यहां पर कौन सा आंसर सही दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, 255.255.0.0। कैसे मैंने आपको याद कराया था? क्लास ए में सबनेट मास्क क्या होगा? 255.0.0.0, यानी नेटवर्क 255, बाकी होस्ट 00। क्लास बी में कितनी बार 255? 2 बार। नेटवर्क और होस्ट 000। क्लास सी में कितनी बार 255 होगा? 3 बार, 255.255.255, और लास्ट वाली होस्ट क्या हो जाएगी? 0। तो क्लास ए में 1 बार 255, क्लास बी में 2 बार 255, क्लास सी में 3 बार 255। और ए बी सी को क्या बोलते हैं? यूनिकास्टिंग। क्लास डी को क्या बोलते हैं? मल्टीकास्टिंग। और क्लास ई को क्या बोलते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस ब्रॉडकास्टिंग। अब तो याद रहेगा ना, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉलम विथ एंड रो हाइट इन एमएस एक्सेल 365 या 2021? बताइएगा। एमएस एक्सेल 365 या 2021 में कॉलम की चौड़ाई और पंक्ति की ऊंचाई क्या होगी? बिल्कुल सही। अगर एक्सेल शीट की बात करें तो यहां पर कॉलम की विड्थ कितनी होती है? 255 की, 255 कैरेक्टर्स की। और रो की हाइट कितनी होती है? 409 पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब। कॉलम की विड्थ 255 कैरेक्टर्स और रो की हाइट 409 पॉइंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डज एचटीटीपी प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन? एचटीटीपी प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस परत पर काम करती है? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर या नेटवर्क लेयर? फिजिकल लेयर जिसमें केबल्स आती हैं आपकी, डेटा लिंक लेयर जिसमें मैक एड्रेस आता है, एप्लीकेशन लेयर जो फाइनली यूजर से कनेक्ट करती है, और नेटवर्क लेयर जो आईपी एड्रेस पर काम करती है। तो एचटीटीपी किस पर आएगा? एप्लीकेशन लेयर पर आएगा, है ना। आप जानते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस पर काम करती है? एप्लीकेशन लेयर, जो कि 7th लेयर है ओएसआई मॉडल में, इसमें काम करती है। अब जरा समझ लो कुछ बातें। जो एप्लीकेशन लेयर है जिसे हम 7th लेयर बोलते हैं, इसमें एचटीटीपी प्रोटोकॉल भी आती है, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी आती है, एफटीपी भी आती है, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम भी आता है, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी आती है, और टेलनेट भी आती है। तो इतनी प्रोटोकॉल्स आती हैं आपकी एप्लीकेशन लेयर में, एचटीटीपी, एसएमटीपी, एफटीपी, डीएनएस, पीओपी और टेलनेट। याद रखेंगे। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज 32 बिट, निम्नलिखित में से कौन सा पता 32 बिट का होता है। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा 32 बिट, आपके दिमाग में आ गया IPv4 होना चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होना चाहिए, क्योंकि IPv4 32 बिट का और IPv6 128 बिट का, मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, ये बात आप जानते हैं। तो 32 बिट के लिए क्या IPv4 गिवन है? नहीं। क्या मैक एड्रेस हो सकता है? नहीं। वर्चुअल एड्रेस हो सकता है क्या? पता नहीं। सोर्स एड्रेस हो सकता है? जी नहीं। डेस्टिनेशन एड्रेस हो सकता है? जी नहीं। आंसर क्या होगा? वर्चुअल एड्रेस। क्यों? क्योंकि आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं या वर्चुअल एड्रेस भी बोलते हैं। तो 32 बिट क्या है? IPv4 है। जब IPv4 नहीं मिल रहा तो इसका मतलब आईपी एड्रेस होना चाहिए, आईपी एड्रेस भी नहीं दिया है। इसका मतलब लॉजिकल एड्रेस होना चाहिए, वो भी नहीं दिया। तो आंसर क्या होगा? वर्चुअल एड्रेस। क्यों? क्योंकि आईपी एड्रेस इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस या फिर इट इज कॉल्ड वर्चुअल एड्रेस, जबकि मैक एड्रेस को बोलते हैं हार्डवेयर एड्रेस, बर्न्ड इन एड्रेस, NIC कार्ड एड्रेस, दैट इज कॉल्ड अ मैक एड्रेस। यस। नेक्स्ट, हाउ मेनी पिन डज RJ45 कंटेन? RJ45 में कितनी पिन होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट वन। RJ45 क्या होता है? कनेक्टर, जो कि आपकी लैन केबल के आगे लगा होता है। ईथरनेट केबल, लैन केबल, इसके आगे जो कनेक्टर लगा होता है दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर। और ये कितने पिंस का होता है? बिल्कुल सही, दैट इज 8 पिन। RJ11 कनेक्टर का यूज करते हैं टेलीफोन लाइंस में, RJ45 कनेक्टर का यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क केबल्स में, ईथरनेट केबल में, लैन केबल में, या ट्विस्टेड पेयर केबल में आप बोल सकते हैं। और इसमें टोटल नंबर ऑफ पिंस कितनी होती हैं? 8। याद रहेगा। नेक्स्ट, विच फंक्शन की एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन? बताइएगा कौन सी फंक्शन की खुले एप्लीकेशन के मेन्यू बार को सक्रिय करती है? F5, F6, F9 या F10? जब मैंने आपको फंक्शन की पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि मेन्यू बार को एक्टिवेट करने की फंक्शन की कौन सी है? F10, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट वन। F10 की मदद से हम मेन्यू बार को सक्रिय करते हैं या एक्टिव करते हैं मेन्यू बार को। आप करके देख सकते हैं, है ना। अपना लैपटॉप ओपन करिएगा, F10 दबाइएगा, तो जो मेन्यू बार होगा MS वर्ड का, है ना, वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो MS वर्ड ओपन करिएगा, फिर F10 दबाइएगा, क्या होगा? मेन्यू बार जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS वर्ड 365 टू चेंज द टेक्स्ट टू ऑल अपर केस? MS वर्ड 365 में टेक्स्ट को सभी अपर केस में बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? बताइए जल्दी से। अपर केस का मतलब होता है कैपिटल में, और MS वर्ड में अगर आपको कैपिटल में बदलना है, यानी स्मॉल में कुछ लिखा है और उसे कैपिटल में बदलना है, तो क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट A का प्रयोग करेंगे। यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, कंट्रोल शिफ्ट A इज यूज्ड टू कन्वर्ट द टेक्स्ट टू एन अपर केस। नेक्स्ट, स्टोरेज विच इज लोकेटेड आउटसाइड द CPU इज कॉल्ड? स्टोरेज जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाहर स्थित होता है उसे क्या बोलते हैं? CPU के जो अंदर मेमोरी है उसे रजिस्टर बोलेंगे, है ना। आप जानते हैं कि CPU के जो अंदर होती है दैट इज कॉल्ड अ रजिस्टर, लेकिन जो CPU के बाहर है उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी प्राइमरी मेन मेमोरी या रैम एंड रोम। द करेक्ट आंसर इज ऑक्सिलरी मेमोरी, या सेकेंडरी स्टोरेज भी उसको कई बार बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्सिलरी भी बोल सकते हैं या सेकेंडरी स्टोरेज भी बोल सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, ये सब क्या है? CPU के बाहर है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी मेमोरी। गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंप्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में मल्टीटास्किंग लागू नहीं कर पाता?
मल्टीटास्किंग लागू करने का काम किसका है? सर्वर का। और सर्वर में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यूनिक्स है, लाइनेक्स है ना, जो मल्टीटास्किंग है। या विंडोज के लेटेस्ट वाले जो वर्जन है वो भी मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कौन सा मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता? MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मल्टीटास्किंग नहीं है क्योंकि ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? MS DOS। दिस इज नॉट अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में मल्टीटास्किंग लागू नहीं करता। नेक्स्ट, द चंक ऑफ मेमोरी इज नोन एज। कह रहे मेमोरी के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? यहां मेमोरी का मतलब है प्राइमरी मेमोरी, रैम रोम। और प्राइमरी मेमोरी के टुकड़ों को यानी चंक को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर, ऑफसेट, पेज या फ्रेम। करेक्ट आंसर है फ्रेम्स। सेकेंडरी मेमोरी के टुकड़ों को, चंक्स को बोलते हैं पेजेस। लेकिन प्राइमरी मेमोरी के चंक्स को क्या बोलते हैं? फ्रेम। जब आपको प्राइमरी और सेकेंडरी गिवन ना हो तो हम मान लेते हैं बात किसकी हो रही है? प्राइमरी की। और प्राइमरी मेमोरी का मतलब रैम रोम, और इनके चंक्स को क्या बोलेंगे? इनके टुकड़ों को क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड फ्रेम। अब जरा इमेज में भी देख लो, बात किसकी हो रही है? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कहें या प्राइमरी मेमोरी कहें या रैम रोम कहें, बात एक ही है। और इनके छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोल देते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्रेम्स, है ना, देख रहे हैं आप, फ्रेम्स। जबकि सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो इनके टुकड़ों को बोलते हैं पेजेस, है ना। दीज आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड पेजेस। तो याद रखिएगा, अगर सेकेंडरी मेमोरी पूछते तो पेजेस हो जाता, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेम्स। नेक्स्ट, डैश इज द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एंड फोल्डर मैनेजर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल और फोल्डर मैनेजर को क्या बोलते हैं? विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज कंट्रोल पैनल, माई कंप्यूटर या माई डॉक्यूमेंट। ये तो बहुत आसान है। विंडोज ई करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, जिसे विंडोज एक्सप्लोरर भी बोलते हैं या फाइल एक्सप्लोरर भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज विंडोज एक्सप्लोरर, जहां आपकी फाइल्स और फोल्डर को मैनेज किया जाता है, जहां सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, है ना, ये वाला जो पोर्शन है, जिसे आप कई बार गलत लहजे में माई कंप्यूटर भी बोल देते हैं, है ना, लेकिन उसका सही आंसर क्या होता है? विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर। नेक्स्ट, ए ड्राइव एंड बी ड्राइव इन अ कंप्यूटर इज रिजर्व्ड फॉर। कंप्यूटर में ए ड्राइव और बी ड्राइव किसके लिए आरक्षित है? हम जानते हैं जब भी हम कंप्यूटर परचेज करते हैं या लैपटॉप लेते हैं, हमें वहां पर जो ड्राइव दिखती है वो सी ड्राइव दिखती है। ए और बी क्यों नहीं दिखती? क्या इनको श्राप मिला हुआ था? नहीं। ए ड्राइव और बी ड्राइव बिल्कुल सही आपने कहा, वो रिजर्व होती है फ्लॉपी डिस्क के लिए, जबकि सी ड्राइव से रिजर्व होती है आपकी हार्ड डिस्क के लिए, क्योंकि अब फ्लॉपी डिस्क का जमाना ही नहीं है। अब फ्लॉपी डिस्क लगी नहीं होती तो ए ड्राइव बी ड्राइव नहीं होती। अब हार्ड डिस्क या एसएसडी होती है, तो इसलिए आपको क्या दिखता है? सी ड्राइव। तो ए ड्राइव एंड बी ड्राइव रिजर्व फॉर द फ्लॉपी डिस्क, whereas C drive is for the hard disk purpose. Next, what type of virus uses computer host to reproduce itself? किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करते हैं? बताइएगा। टाइम बम, वॉर्म, मेलिसा वायरस या मैक्रो वायरस? रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब अपनी खुद की कॉपीज बनाना, आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ रेप्लिकेट करना। किसमें मैंने पढ़ाया था? वॉर्म में। राइट वंस रीड मैनी। वॉर्म का मतलब जो आत्मनिर्भर है, जिसे किसी भी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं, जिसे क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं, दैट इज कॉल्ड वॉर्म। यस। नेक्स्ट, Which of the following is an example of absolute cell reference? सेल रेफरेंसिंग से क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना, कंफर्म है। बताओ जरा, इनमें से कौन सा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का उदाहरण है? एब्सोल्यूट का मतलब रो और कॉलम दोनों को लॉक करना है, यानी रो से पहले भी डॉलर और कॉलम से पहले भी डॉलर।
यानी $8 इज द करेक्ट वन। सेल रेफरेंसिंग कितने तरीके की बताइए मैंने? 3 तरीके की, राम, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। रिलेटिव में कोई भी डॉलर का साइन नहीं, एब्सोल्यूट में $8 दोनों के साथ में डॉलर, जबकि मिक्स के केस में $9 या $9 किसी एक के साथ में डॉलर लगा होना चाहिए, या तो रो के साथ में या तो कॉलम के साथ में। दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। क्लियर है? गलत तो नहीं करेंगे ना? वादा करो। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज द पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट में वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। डैश दो नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम करता है। तो हमने क्वेश्चन में क्या देखा? डिफरेंट की बात हो रही है, विभिन्न नेटवर्किंग की बात हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गेटवे हो जाएगा। क्या गेटवे दिया है? जी हां। डिफरेंट नेटवर्किंग, डिफरेंट आईपी एड्रेस, डिफरेंट प्रोटोकॉल, डिफरेंट टोपोलॉजीज, इन सभी केसेस में गेटवे। अगर सेम दिया होता, सेम नेटवर्किंग, सेम नेटवर्क, सेम आईपी एड्रेस, सेम प्रोटोकॉल, सेम टोपोलॉजी, तो आंसर क्या हो जाता? ब्रिज हो जाता है ना। सेम के केस में क्या लगा देते? ब्रिज लगा देते। समझ में आया? नेक्स्ट, द नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई इफ द 2 इनपुट आर। बताओ, यदि 2 इनपुट हैं तो नॉर गेट आउटपुट अधिक होगा। कह रहे द नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई। नॉर गेट में जो आउटपुट है वो 1 होगा। कब? हाई का मतलब 1। इफ द 2 इनपुट आर, तो नॉर गेट में क्या होता है? इनपुट अगर 0 0 होते हैं तो आउटपुट 1 होता है, यानी आंसर क्या होना चाहिए? 0 0। देख लीजिए, पहले तो नॉर गेट का ट्रुथ टेबल आपको याद होना चाहिए। नॉर गेट में आउटपुट 1 एक ही केस में है, जब इनपुट आपके क्या है? 0 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। व्हेन इनपुट इज 0 0, व्हेन बोथ इनपुट आर लो, देन आउटपुट इज हाई, दैट इज कॉल्ड अ नॉर गेट। यस, तो ट्रुथ टेबल बहुत अच्छे से याद करिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसी तरीके से। नेक्स्ट, a प्लस बी बराबर b प्लस ए, डिफाइन विच लॉ इन बुलियन अलजेब्रा। a प्लस बी बराबर b प्लस ए बुलियन बीजगणित में कौन सा नियम परिभाषित करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या इन्वर्जन लॉ। इन्वर्जन को नल लॉ भी बोलते हैं कई बार। बताइए। बिल्कुल सही, सीधा उल्टा एक बराबर a प्लस बी बराबर b प्लस ए, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्यूटेटिव लॉ, है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया और यहां से क्वेश्चन आता जरूर है, जरा ध्यान से समझ लो। कह रहा है अ फंक्शन एफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज डिफाइंड एज एफ पीओएस। पीओएस का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। दिया हुआ है हमें ये इक्वेशन। कह रहा है व्हाट इज द मैक्स टर्म फाउंड या फॉर्म इन दिस फंक्शन। कह रहा है पीओएस गिवन है और हमें मैक्स टर्म निकालना है और बताना है इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर, है ना। आंसर मैं आपको बता देता हूं पहले। आंसर इसका होगा पाई m 0134। हम मैक्स टर्म को किससे शो करते हैं? पाई के सिंबल से, और मैक्स टर्म हमेशा कैपिटल M से शो करेंगे। अब ये 0134 आया कैसे, है ना। आइए इसको फाइंड आउट करना सीखते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या है, हमें पीओएस गिवन है और मैक्स टर्म फाइंड करना है। तो पीओएस को किस में कन्वर्ट करना है? मैक्स टर्म में। बात समझ में आ गई। पीओएस क्या गिवन है? इक्वेशन यहां पर गिवन है, देखो a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी बार, यही तो प्रोडक्ट ऑफ सम है ना। दिस इज कॉल्ड अ पीओएस। ये लिख लिया। बस आपको एक चीज याद रखनी है, क्या? प्रोडक्ट ऑफ सम या मैक्स टर्म में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? a बराबर 0 होगा और a बार बराबर 1 के होगा। यानी 0 का मतलब है a b c, जो बिना बार वाले हैं उनको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बार वाले हैं a बार b बार c बार उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस इतनी चीज याद रखो
कि मैक्स टर्म में जब हमें कन्वर्ट करना होता है तो ए बी सी को 0 लेते हैं और ए बार बी बार सी बार को 1 लेते हैं। अगर ये याद रहेगा तो चुटकियों में हो जाएगा आंसर। कैसे? अब आपने देखा यहां क्या लिखा है, ए बी सी, क्या ये बिना बार वाले हैं? जी हां। तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे? 0, बी की जगह पर क्या लिखेंगे? 0, और सी की जगह पर क्या लिखेंगे? 0। अब इधर देखो, ए बी और सी बार, ए की जगह पर क्या लिखेंगे? 0, बी की जगह पर क्या लिखेंगे? 0, और बार वाली की जगह पर, बार वाले में क्या आएगा? 1, यानी सी बार की जगह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहां पर देखो, ये ए की जगह पर 0, बी बार की जगह पर क्या हो जाएगा? 1, और सी बार की जगह पर क्या हो जाएगा? 1। ऐसे ही यहां पर देखो, ए बार मतलब 1, बी मतलब 0, और सी मतलब भी 0। क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 0 को यहां लिख दिया, ये हो गए, ये फर्स्ट वाला 0 0 1 ये हो गया, फिर 0 1 1 ये हो गया, और फिर 1 0 0 ये हो गया। ये हमारे क्या है? बाइनरी नंबर्स हैं। इनको क्या डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे आप? जी हां, 0 0 1 यानी 1 2 4, यहां 4 आ जाना चाहिए। ये क्या है? 1 2 4, 1 और 2 को प्लस करेंगे, क्या आएगा? 3, यहां क्या आ जाएगा? 1, यहां क्या आ जाएगा? 0। देखो 0 1 3 4, ये कैसे आया? ये समझ में आया ना? जरा ध्यान से देखो, हम लोग क्या लिखते हैं? 1 2 और ये 4, ऐसे ही तो लिखते हैं हम लोग। तो 1 2 4 में 4 1 जा 4 हो गया, बाकी तो ये 0 0 हो गए। तो यहां क्या आ गया? 4 आ गया। यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 2, तो 1 और 2 को जोड़ने पे क्या आ गया? 3 आ गया। यहां क्या लिखेंगे? 1, 1 में क्या आ गया? 1, और यहां क्या आ गया? 0। तो ये क्या आ गया? 0 1 3 4। बस यही तो आंसर है। एफ पी ओ एस बराबर प्रोडक्ट ऑफ सम बराबर सिग्मा ऑफ कैपिटल एम ब्रैकेट में 0 1 3 4, दैट इज द आंसर। देखो यही तो पीछे आंसर दिया हम लोगों ने, 0 1 3 4। समझ में आ गया? तो बस याद क्या रखना था आपको कि सर पीओएस के केस में ए बराबर 0 और ए बार बराबर 1 होगा। समझ में आया? ये करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 38, अ फंक्शन एफ ए कॉमा बी इज डिफाइंड एज एफ पीओएस बराबर ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए बार प्लस बी। व्हाट इज द मैक्स टर्म ऑफ दिस फंक्शन? है ना, इसका मैक्स टर्म फाइंड करना है। पीओएस आपको गिवन है, ये पीओएस टू मैक्स टर्म कन्वर्ट करना है, बताना है आंसर क्या होगा। बताइए। सेम वही लॉजिक, आंसर क्या आएगा? 0,2 आएगा। कैसे आया? आइए देखते हैं। क्या गिवन है? पीओएस टू मैक्स टर्म में हमें कन्वर्ट करना है। एफ पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम बराबर ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए बार प्लस बी है। याद क्या रखना है? मैक्स टर्म के केस में ए बराबर 0 है और ए बार बराबर 1 है, यानी ए और बी की जगह पर क्या आ जाएगा? 0 0। ए बार बी की जगह पर क्या आ जाएगा? बार का मतलब 1, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 1 रख दे, और बी की जगह पे क्या रख दे? 0 रख दे। तो इसका मतलब क्या बन गया हमारे पास में? 0 0 और 1 0, ये दो नंबर आ चुके हैं। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, ये बाइनरी में गिवन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा? 1 2, यानी इसका 2 आ जाएगा और इसका 0 आ जाएगा, तो 0 2, यही तो आंसर है। तो एफ पीओएस बराबर सिग्मा ऑफ एम 0,2, दैट इज द करेक्ट आंसर। है कितना आसान, कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब उल्टा इसका देखो, कह रहा है अ फंक्शन एफ ए कॉमा बी इज डिफाइंड एज एफ एसओपी। अब यहां पर एसओपी दे दिया है ना। अभी तक क्या दिया हुआ था? पीछे पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम, यहां क्या दे दिया? एसओपी दे दिया, सम ऑफ प्रोडक्ट। देख लो, ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी, ये एसओपी है ना। कह रहे व्हाट इज द मिन टर्म ऑफ दिस फंक्शन? इस फंक्शन का मिन टर्म बताइए क्या होगा। मिन टर्म और भी आसान, वैसे ही जैसे हमने किया था, बस उसका उल्टा हो जाना है। यहां पर आंसर क्या आएगा? मिन टर्म को शो करते हैं स्मॉल एम से, और यहां पर लग जाएगा आपका क्या?
दैट इज ऑफ सिग्मा। वहां पर किसका यूज कर रहे थे, पाई का, है ना। यहां पर हम लोग किसका यूज कर रहे थे, पाई का, दैट इज अ पाई कैपिटल एम। और यहां पर किसका यूज करेंगे, सिग्मा का, सिग्मा ऑफ स्मॉल एम। अब जरा इसको देखो ये कैसे आया, आइए जरा देखते। एसओपी टू मिन टर्म में कन्वर्ट करना है। एसओपी बराबर ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी गिवन है, ये तो हमें गिवन है। इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मिन टर्म में ए बराबर 1 हो जाएगा और ए बार बी बार सी बार बराबर 0 हो जाएगा। यानी जो बार वाले हैं अब उनको 0 रख दो और जो बिना बार वाले हैं उनको 1 रख दो। मैक्स टर्म में क्या कर रहे थे, ए बी सी को 0 रख रहे थे और ए बार बी बार सी बार को 1 रख रहे थे। यहां उल्टा कर रहे हैं, यानी अब ए बार की जगह पर क्या आ जाएगा, 0, यहां 0 आ गया। बी की जगह पर क्या आ जाएगा, 1, बिना बार वाला है तो 1 आ गया। ए की जगह पर क्या आ गया, 1, बी बार की जगह पर क्या आ गया, 0, ए बी की जगह पर क्या आ गया, 1 1। देख लो 0 1 1 0 1 1। अब ये क्या है, बाइनरी नंबर्स, इनको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। 1 1 का मतलब 1 + 2 3, 0 1 का मतलब 2 और 1 0 का मतलब 1, तो क्या आ जाएगा 1 2 3। यही तो आपका आंसर हो गया। तो सिग्मा ऑफ स्मॉल m 1, 2, 3 दैट इज द आंसर। है आसान, क्लियर है। नेक्स्ट करो। अ फंक्शन एफ ए कॉमा बी इज डिफाइंड एज एफ एस ओ पी बराबर ए बार बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी बार। व्हाट इज द मिन टर्म ऑफ दिस फंक्शन। करिए इसको अपने आप, बताइए आंसर क्या आएगा। तो आंसर आ गया इसका सिग्मा ऑफ m 1, 0, 2 दैट इज द आंसर। आया कैसे, आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। ये गिवन है हमें यहां पर ए बार बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी बार, है ना। मिन टर्म का मतलब ए बराबर 1 और ए बार बराबर 0 के। ए बी सी 1 के बराबर है और ए बार बी बार किसके बराबर है, 0 के। तो यहां पर देखो बार वाला क्या हो गया, 0, यहां बार क्या हो गया, 0, ये बार क्या हो गया, 0, ये बार क्या हो गया, 0, बिना बार वाला क्या हो गया, 1, ये 1 और ये 1। यस, तो क्या हो गया 0 1 0 0 1 0। अब ये किस में गिवन है, बाइनरी में, इनको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो 0 1 का मतलब 1 2 यानी 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 1 0 2 दैट इज द करेक्ट वन। तो एसओपी है तो क्या आ जाएगा, मिन टर्म के लिए स्मॉल m सिग्मा ऑफ स्मॉल m ब्रैकेट में 1, 0, 2 दैट इज द आंसर। इजी, हलवा, सिंपल। नेक्स्ट करिए। अच्छा, इसमें अगर मैक्स टर्म फाइंड आउट करना हो, ये तो हमें मिन टर्म फाइंड करना था। अगर मिन टर्म गिवन हो और मैक्स टर्म पूछ लिया जाए तो मिसिंग नंबर हो जाता है मैक्स टर्म। तो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, क्या नहीं है, 3 नहीं है। तो 3 इज योर मैक्स टर्म। तो अगर मिन टर्म आपको गिवन है और मैक्स टर्म आपसे पूछा गया है तो बहुत आसान है, जो मिसिंग नंबर है वो आपका मैक्स टर्म बन जाता है ऑटोमेटिक। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर इंप्लीमेंटिंग क्विक सॉर्ट आइटरेटिवली। त्वरित सॉर्ट को पुनरावृत्ति रूप से लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संरचना अधिक उपयुक्त माना जाता है, डी क्यू, क्यू स्टैक या प्रायोरिटी क्यू। जब भी हम क्विक सॉर्ट के इंप्लीमेंट की बात करते हैं एल्गोरिथम में, तो क्विक सॉर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टैक का यूज किया जाता है। जो सबसे ऊपर होगा उसको पहले निकाल लेंगे, तभी तो हम क्विकली सॉर्टिंग कर पाएंगे एक एक करके। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, स्टैक दैट फॉलोज लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, पुश, इंसर्ट, डिलीट, पॉप। तो आंसर इज स्टैक। नेक्स्ट, इन जनरल द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन एन अरेज। बहुत सिंपल, सामान्य तौर पर किसी सरणी में पहले तत्व का सूचकांक क्या होगा, 0 होगा। इंडेक्स विल ऑलवेज बी 0, द फर्स्ट इंडेक्स विल ऑलवेज बी। इन जनरल द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा।
देख सकते हैं अगर एरे की लेंथ 10 है तो फर्स्ट इंडेक्स क्या है 0 और लास्ट इंडेक्स क्या है 9, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एरे की लेंथ क्या हो गई दैट इज 10, 1 से लेकर 10 तक, और इंडेक्स कहां से स्टार्ट करते हैं 0 से। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट आर मैंडेटरी इन अ सिंपल एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट। सरल एसक्यूएल सिलेक्ट कथन में कौन सा कथन अनिवार्य है? सिलेक्ट फ्रॉम, सिलेक्ट ऑर्डर बाय, सिलेक्ट वेयर या सिलेक्ट ग्रुप बाय। एसक्यूएल से क्वेश्चन आते ही आते हैं, मालूम है ना। तो बताइए इनमें से कौन सा मैंडेटरी है, कंपलसरी है? सिलेक्ट और फ्रॉम ये तो होगा ही होगा, है ना, ये तो मैंडेटरी है, इसके बिना तो काम चलना ही नहीं है। सिलेक्ट में कॉलम्स को लिखते हैं, नहीं फील्ड को लिखते हैं। फ्रॉम में टेबल का नाम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम। होता क्या है हमारा सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, यही तो होते हैं हमारे पास में। एसक्यूएल क्वेरी चलाने के जो मापदंड हैं, जो तरीके हैं, जो ऑर्डर है ना, वो यही तो है। तो कंपलसरी क्या है? सिलेक्ट और फ्रॉम इज कंपलसरी। नेक्स्ट, इन द आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम मिडिल लेवल इज कॉल्ड। डेटाबेस सिस्टम की वस्तुकला के मध्य स्तर क्या है? फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, हायरार्किकल लेवल या व्यू लेवल। हम जानते हैं कि डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है वो 3 लेयर में डिवाइडेड है। कौन कौन सी लेयर हैं? पहली एक्सटर्नल लेयर जिसको व्यू लेवल बोलते हैं, दूसरी कॉन्सेप्चुअल लेवल जिसको लॉजिकल लेवल बोलते हैं, और तीसरा है इंटरनल लेवल जिसको डेटाबेस भी बोलते हैं कई बार। तो आपकी एक्सटर्नल या व्यू लेवल जो क्लाइंट है, सर्वर का मतलब कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल लेवल, और डेटाबेस का मतलब इंटरनल लेवल। तो बीच वाला जो लेवल है उसको क्या बोल रहे हैं? सर्वर यानी कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल। क्या कॉन्सेप्चुअल गिवन है? नहीं। क्या लॉजिकल गिवन है? हां। तो आंसर इज लॉजिकल लेवल। अगर पहला पूछता तो क्लाइंट, एक्सटर्नल और व्यू हो जाता, आखिरी पूछता तो इंटरनल या डेटाबेस लेवल हो जाता, बीच वाला पूछा है मिडिल लेवल, तो आंसर क्या हो गया? कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, एसक्यूएल व्यूज आर आल्सो नोन एज। एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में जो व्यूज हैं उसे क्या बोलते हैं? सिंपल टेबल, वर्चुअल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल या एक्चुअल टेबल। तो एसक्यूएल के व्यूज को हम लोग बोलते हैं दैट कैन नॉट बी रियली एग्जिस्ट, यानी वर्चुअल टेबल्स बोलते हैं। व्यूज मतलब एक क्लिक करने पे जो रिजल्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड अ व्यू, और वो वर्चुअल टेबल के फॉर्मेट में फॉर्म होता है। क्या होगा द करेक्ट आंसर? दैट इज वर्चुअल टेबल्स। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। तो एसक्यूएल व्यूज आर आल्सो नोन एज वर्चुअल टेबल्स। एक टेबल को हमने छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड किया और जो छोटे छोटे टेबल्स बन गए दैट इज कॉल्ड अ इमेजिनरी टेबल या वर्चुअल टेबल। नेक्स्ट, which keyword is used to set a condition in SQL? SQL में कंडीशन सेट करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग करेंगे? बहुत आसान है। SQL में कंडीशन अगर हमें लगानी है कि एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल्स टू 10,000, एज इज ग्रेटर देन 30 या एज इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 30, तो किसके साथ लगाते हैं? वेयर के साथ में। वेयर कंसीडर द कंडीशन, वेयर में ही कंडीशन को पुट करते हैं। तो which keyword is used to set a condition in SQL? The answer is where clause. Select का यूज कॉलम्स के लिए, from का यूज टेबल्स के लिए, where का यूज किसके लिए? कंडीशन या डायमेंशन के लिए, ग्रुप बाय का यूज एग्रीगेट डेटा के लिए, हैविंग का यूज एग्रीगेट फिल्टर लगाने के लिए, और ऑर्डर बाय का यूज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए होता है। नेक्स्ट, Which of the following is not constrained in SQL? निम्नलिखित में से कौन सा SQL में बाधा नहीं है, कॉन्स्ट्रेंट नहीं है? प्राइमरी की, यूनियन, नॉट नल या फॉरेन की। अगर आपने SQL में कॉन्स्ट्रेंट्स पढ़े हो तो आप जानते होंगे यूनियन कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, यूनिक है, नॉट नल है, चेक है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, डिफॉल्ट है, लेकिन यूनियन नाम का कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। यूनिक हम यूज करते हैं जब हमें कोई यूनिक डेटा चाहिए होता है। नॉट नल का यूज करते हैं जब कोई प्राइमरी की हम इंसर्ट करते हैं, तो प्राइमरी की विल नेवर बी नल।
चेक लगाते हैं स्पेशल कंडीशन के लिए, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफॉल्ट, ये सब तो हमारे कॉन्स्ट्रेन हैं, लेकिन यूनियन हमारा नहीं है। यस, नेक्स्ट, द डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट अलाउड इन एसक्यूएल इज, एसक्यूएल में अपनाए जाने वाले डिफॉल्ट दिनांक प्रारूप क्या है? एसक्यूएल में किस फॉर्मेट का हम प्रयोग करते हैं? DDMMYY, पहले डेट लिखेंगे फिर मंथ लिखेंगे फिर ईयर लिखेंगे, या पहले मंथ फिर डे फिर ईयर, या ईयर DDMM, किस फॉर्मेट को यूज करेंगे? करेक्ट आंसर है पहले ईयर मेंशन करते हैं बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल में, फिर मंथ आता है और फिर डेट आती है। तो ईयर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है एसक्यूएल फॉलो ISO 8601 स्टैंडर्ड फॉर डेट, ये किस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है? ISO को, जो क्या कहता है कि पहले ईयर आएगा फिर मंथ आएगी फिर डेट आएगी। मान लीजिए ईयर है 2025, मान लीजिए मंथ है 7वां तो 07, मान लीजिए डेट है 25 तारीख तो 25/7/2025 को कैसे लिखेंगे? पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट, है ना, ये हमारा फंडामेंटल रहता है। नेक्स्ट, इन एसक्यूएल हैविंग इज यूज्ड इन कंजक्शन विद, एसक्यूएल में हैविंग का यूज किसके साथ करते हैं? वेयर, ग्रुप बाय क्लॉज, एग्रीगेट फंक्शन या ऑल ऑफ दिस? ग्रुप बाय के साथ में हैविंग का यूज करते हैं, है ना, पढ़ा है आपने। एसक्यूएल में हैविंग का यूज किसके साथ करेंगे? ग्रुप बाय क्लॉज के साथ में, है ना, दैट इज द सही आंसर। नेक्स्ट, विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम, वर्तमान दिनांक और समय वापस करने के लिए किस एसक्यूएल फंक्शन का उपयोग करेंगे? एसक्यूएल में अगर डेट और टाइम दोनों रिटर्न करना है तो नाउ फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे एक्सेल में भी करते हैं हम लोग डेट टाइम के लिए नाउ फंक्शन, है ना, वैसे ही एसक्यूएल में भी करते हैं और MS एक्सेल में भी करते हैं। तो आंसर इज नाउ फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न करेंट डेट एंड टाइम। क्लियर है? तो आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया जरा कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के सेशन का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए, कह रहा डैश इज यूज्ड प्राइमरली फॉर सिक्योरिटी पर्पस बाय ब्लॉकिंग एंड अलाउइंग द ट्रैफिक। डैश का उपयोग मुख्य रूप से यातायात को अवरुद्ध करने और अनुमति देकर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? तो ऐसी कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका यूज सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पर्पस से, या ब्लॉक करने के लिए या अलाउ करने के लिए नेटवर्क ट्रैफिक को किया जाता है? फायरवॉल, गेटवे, राउटर या गेटवे दो बार है, कोई बात नहीं। आंसर क्या होगा ये आप बताइएगा, या आता है बताएंगे नहीं? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ रखा होगा, और अगर हाँ तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा। कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर SI ASI या प्रोग्रामर लेवल का, तो आप अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और कोर्सेज से कनेक्ट हो जाइएगा। कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो नीचे दिए गए चैट बॉक्स या कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। यस, तो उम्मीद है कि प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल फुल टू चल रही होगी इस समय, है ना, इफ बट नहीं, प्रॉपर एक एक टॉपिक को अच्छे से कंसंट्रेट होके कवर कर रहे होंगे और अच्छा स्कोर भी कर पा रहे होंगे। तो कैसा स्कोर कर रहे हैं आप लोग? जो मॉक टेस्ट है उनमें क्या कॉन्फिडेंस लेवल हाई है ना, मुझे बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और MCQs के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।